नमस्कार प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया है। बढ़िया आराम से पढ़ाई करते रहिए, ठंड में रह जाइए, पड़े पड़े आराम से खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और JMD ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। अब पार्ट 2 का बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर पार्ट 2 भी पढ़ा दीजिए। तो चलिए उसी को लेते हुए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने प्रत्यावर्ती धारा में जो है और आपको प्रत्यावर्ती धारा जनत्र तक पढ़ा दिया था। अब उसके की कहानी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे ये कहानी। तो शुरुआत में अपन को पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा संबंधित परिभाषाएं। आइए इनको समझते हैं आखिर में कौन कौन से टर्म अपन यूज करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में जो जो टर्म अपन यूज करते हैं उनको आइए डेफिनेशंस के फॉर्म में समझते हैं, परिभाषाओं के रूप में उसको समझते हैं। देखिए, जैसे आपको पहला टर्म है महत्तम मान या इसी को बोलते हैं बच्चों शिखर मान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। महत्तम मान या शिखर मान क्या होता है? देखिए बच्चों, आप लोग अभी तक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मूला सब लोग पढ़ चुके हैं। वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। हम वोल्टेज और धारा के जो है समीकरण पढ़ चुके हैं और इनका हमने ग्राफ भी बनाना सीखा बच्चों। अगर हम वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो ये टाइम हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। तो मैंने ग्राफ आपको बताया था कि साइन का ग्राफ होता है तो ऐसे बनेगा आपका, ठीक। और धारा का ग्राफ देखिए बच्चों, टाइम है और ये है धारा, ठीक है। अब जरा देखिए, आप खुद इसी ग्राफ को देखिए, आपको निकालना है महत्तम मान या शिखर मान। तो महत्तम मान धारा का सबसे ज्यादा मान कहां पर होगा? यहां से चलते देखो, पहले यहाँ पे वोल्टेज का मान 0, बढ़ते 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 देखो बच्चों, यहां पर जो है वोल्टेज का सबसे ज्यादा मान होगा, इसको हम बोलेंगे V0। इसी प्रकार देखो धारा को देखिए, धारा यहां पर इस वाले पॉइंट पे धारा हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को है, इसको बेटा अधिकतम मान को ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम यानी मैक्सिमम मान को ही, मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कहते हैं महत्तम मान या शिखर मान। अच्छा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान को V0 से प्रदर्शित करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को I0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू को ही अपन क्या कहते हैं, महत्तम मान या शिखर मान, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया मेरा? ठीक, देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे टर्म पर। दूसरा टर्म होता है बच्चों इसमें आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। आवर्तकाल क्या है? देखो बच्चों, ये प्रत्यावर्ती धारा है या वोल्टेज को ही मान लीजिए, चलो चाहे V रखो या I रखो। देखिए
अगर चाहे वोल्टेज लो चाहे धारा लो, देखो यहां से यहां तक होता है बच्चों आधा चक्कर, आधा गोला आपको दिख रहा होगा, और यहां से लेके आधा चक्कर, ये भी आधा गोला, मतलब यहां से लेके यहां तक हो गया बच्चों एक पूरा चक्कर। आवर्त का मतलब ये कि एक पूर्ण चक्र करने में, एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर को आवर्त बोलते हैं बच्चों। तो एक पूर्ण चक्कर में लगे समय को, काल माने समय को हम कहते हैं आवर्त काल। मतलब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, यानी कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। और इस आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और इस टी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f, या फिर आपका होता है 2π/ओमेगा, या तो 1/f होता है या फिर 2π/ओमेगा। अच्छा, f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे हम बच्चों बोलते हैं आवृत्ति, ठीक। और ओमेगा जो है इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, ठीक है ना। तो दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा टर्म है आपका आवृत्ति, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है बच्चों। आवृत्ति मतलब कितनी बार, मतलब एक सेकंड में ये प्रत्यावर्ती धारा कितने चक्कर लगा सकती है, बस उसी की संख्या को अपन आवृत्ति बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा, तो एक सेकंड में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्कर लगाती है, बस उन्हीं चक्करों की संख्या को अपन आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति को जो है अपन f से प्रदर्शित करते हैं। तो आवृत्ति का फॉर्मूला बना सकते हैं, आवृत्ति बराबर 1/t या फिर ω/2π, ठीक। आवृत्ति का जो मात्रक है वो है बच्चों हर्ट्ज, हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, हिंदी में चक्कर प्रति सेकंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्कर लगाती है उन चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसे f से प्रदर्शित करते हैं, और f का फार्मूला है 1/t या ω/2π। चलिए जल्दी से देख लीजिए इसको। अच्छा देखो, चौथा टर्म यहीं पे समझा देते हैं, कला या कला कोण, जिसको हम बोलते हैं फेज। कला या कला कोण होता क्या है बच्चों, अभी हमको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। जब इन परिपथों को पढ़ेंगे तो होगा क्या कि वोल्टेज या धारा, या तो कभी वोल्टेज आगे निकल जाएगा धारा से, या कभी धारा निकल जाएगी वोल्टेज से आगे। तो होता क्या है कि वोल्टेज या धारा समान भी हो सकते हैं, कभी वोल्टेज आगे निकलेगा कभी धारा आगे निकलेगी। तो जितने कोण से आगे निकलेगा या पीछे निकलेंगे तो उसी हम कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, कला कोण बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कोण होता है
उसे कला फाई कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज तथा धारा के बीच जो भी कोण आएगा हम निकालना सीखेंगे कैसे। तो जो भी कोण आएगा उसी कोण को हम कला या कला कोण कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, कला कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई से। ठीक है, तो ये चारों टर्म लिखे हैं, जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और आज का हमने जो है पहला टॉपिक खत्म कर लिया है। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा संबंधित परिभाषा ले लिया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमको पढ़ना है बच्चों कला समंजक और कला आरेख। ये कला समंजक और कला आरेख क्या है, चलिए इसको समझते हैं। कला समंजक तथा कला आरेख। देखिए, अगला टॉपिक अपना है कला समंजक तथा कला आरेख। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये है क्या कला समंजक और कला आरेख। देखिए, हम लोगों ने भी देखा कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज का समीकरण होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का भी समीकरण पड़ा है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज को देखिए, हमने ग्राफ में बना के देखा तो ऐसे वोल्टेज बना, और धारा को बना के देखा तो धारा ऐसे बन गई है। ठीक है ना, ऐसे बनाना सीखा। अब हम करते क्या है बच्चों कि वोल्टेज और धारा को जो है हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे, तो उसी ग्राफीय निरूपण को हम कला आरेख बोलेंगे, कला समंजक तथा कला आरेख बोलेंगे। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो कि प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज को वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को। ठीक है ना बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वेक्टर के फॉर्म में प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को हम कला समंजक तथा कला आरेख कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनको हम बना के देखते हैं। एक चीज अपन समझेंगे, पहले एक चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझिएगा। उसको समझ गए तो आपको ये कला समंजक तथा कला आरेख पूरा समझ में आ जाएगा। कला समंजक और कला आरेख समझ में आ गया तो फिर विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो बहुत आसानी से आपके निपट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, कला समंजक तथा कला आरेख। जरा देखिए, एक मैं चित्र बना रहा हूं आपको। ठीक है, इस चित्र को थोड़ा सा हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे आखिर चित्र क्या कहना चाहता है हमसे। V या I। देखिए बच्चों, ठीक, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में मैंने दो लाइंस बनाई हैं, एक डार्क लाइन है, एक डॉट डॉट लाइन है। तो डार्क लाइन समझिए बच्चों ये है V की, और जो आपकी डॉट डॉट लाइन है वो किसकी? I की। मतलब डॉट 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 वाली लाइन किसकी बच्चों? I की है। और वोल्टेज की लाइन क्या है बच्चों? ये है आपकी। अब मैं आपसे यहां से एक प्रश्न करता हूं, आपको ये बताना है कि बताओ कि वोल्टेज और धारा में कौन आगे जा रहा है।
भाई दोनों में से कोई एक आदमी तो आगे जा रहा है, एक आदमी आगे जा रहा है तो पक्की बात है कि एक आदमी पीछे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहां पे मैं बात करूंगा, जैसे अगर आगे की बात करूं, आगे को हम बोलेंगे बच्चों अग्रगामी, वही बात है अग्रगामी, ठीक है। और जो पीछे होगा उसको हम बोलेंगे पश्चगामी। इसी ग्राफ को देखना है और आपको बताना है कि कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी, ठीक है ना। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा देखो मैं सिखाता हूं आपको। हम दो तरीके से इसका अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो बच्चों एक्स अक्ष पे देखते हैं, ये वाली एक्स अक्ष होती है, ऊपर वाले वाई अक्ष है, तो हम पहले एक्स अक्ष पे देख सकते हैं, फिर वाई अक्ष पे देख सकते हैं, या फिर आप पहले वाई अक्ष पे देख लीजिए बाद में एक्स अक्ष पे देख लीजिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे देख लीजिए कि धारा ऊपर बनी है, वोल्टेज कहां बना बच्चों, नीचे बना है, ठीक है ना। धारा ऊपर है और वोल्टेज नीचे बना हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि ऊपर कौन है बेटा, आई है, वोल्टेज कहां पर है, नीचे, तो धारा यहां पर क्या बच्चों, अग्रगामी है। जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो होगा अग्रगामी। तो बताइए इस चित्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि धारा कैसी है बच्चों, आई है अग्रगामी, और जो वोल्टेज है आपको बच्चों कैसा है, पश्चगामी। कैसा है, पश्चगामी। देखो पहला अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि आप वाई अक्ष पे जस्ट देख लीजिए, वाई अक्ष पे देख लेंगे, जो ऊपर होगा वो अग्रगामी होगा और जो नीचे होगा बच्चों कैसा होगा, पश्चगामी होगा। चलिए एक्स अक्ष पे देखते हैं। अब जरा एक्स अक्ष पे देखो, एक्स अक्ष पे हम 3 पॉइंट्स देखते हैं, या तो हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखते हैं, या मतलब जीरो वाले पे देख लीजिए या फिर आप मैक्सिमम वैल्यू। चलो मैक्सिमम वैल्यू पे देखते हैं। जरा वोल्टेज को देखो, इस वोल्टेज को, तो वोल्टेज जे गया जीरो से यहां पे होगा मैक्सिमम, यानी ये हो गया आपका वी नॉट, ठीक। लेकिन जरा धारा को देखो, धारा पहले से यहां पे मैक्सिमम, देखो बच्चों दिख रही ना आपको यहाँ पे, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे ले आए तो देखो धारा यहीं पे मैक्सिमम हो गई, आई नॉट। तो बताइए पहले मैक्सिमम कौन हुआ, धारा हुई कि वोल्टेज हुई। तो पहले आप कहेंगे सर जी पहले धारा मैक्सिमम हुई, उसके थोड़ी बाद क्या होगा बेटा बच्चों, वोल्टेज मैक्सिमम हुआ। तो यहां भी देख लो, धारा पहले मैक्सिमम, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम, ठीक है ना। धारा पहले मैक्सिमम, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम, इसका मतलब धारा अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चगामी। पहले ये बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई, आगे ना समझ में है ना, सिंपल। तो कैसे अपन अप्रोच करेंगे, पहले वाई अक्ष पे देखेंगे, तो वाई अक्ष पे जो ऊपर होगा वो अग्रगामी, जो नीचे होगा पश्चगामी। जब यहां से क्लियर ना हो तो फिर आप नीचे देख लीजिए, एक्स अक्ष पे देख लो, तो एक्स अक्ष पे मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट ये है और आई नॉट ये, तो आई नॉट पहले हो रहा है, वी नॉट बाद में, तो धारा अग्रगामी, वी नॉट पश्चगामी, ठीक है ना, क्लियर। इसको थोड़ा मिटा रहे, समझ में आ गई ना बात। चलो कुछ एक अप्रोच और बताते हैं। देखिए हम एक चीज लिख रहे हैं बच्चों, समझना पहले ध्यान से। हमने ऐसे मान ली एक लाइन लिखी कि वोल्टेज धारा से फाई कोण अग्रगामी है, ठीक। वोल्टेज धारा से फाई कोण अग्रगामी है। अगर इस लाइन का एनालिसिस हमने पूरी तरह समझ लिया तो आप ये कला समंजक और कलारिक की गुत्थी बिल्कुल आराम से सुलझा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आइए जरा इस चीज को समझते हैं पहले कि आखिर ये क्या बला है। वोल्टेज जो है धारा से फाई कोण अग्रगामी है, ठीक है, और उसको समझते हैं। अब इस वाक्य से आपको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज जो है अग्रगामी है। कैसा बच्चों, अग्रगामी है। अच्छा पहले वोल्टेज का समीकरण बताओ क्या है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। सबसे पहले समीकरण का एनालाइज करते हैं।
पहले समीकरण का। अच्छा जरा देखो, वोल्टेज जो है धारा से फाई कोण अग्रगामी है, वोल्टेज है अग्रगामी, वोल्टेज को आगे रखना है, धारा को पीछे रखना है। अब देखिए इस समीकरण को देखिए जरा ध्यान से, ऐसे लग रहा है कि सेम सेम समीकरण, नहीं लग रहा आपको? कुछ सेम सेम समीकरण लग रहा होगा। फिर हम कैसे वोल्टेज को जो है आगे निकालें? तो वोल्टेज को आगे निकालने के लिए हम करेंगे क्या बच्चों, इसके जो कोण में है फाई ऐड कर देंगे। देखिए तो अब ये वोल्टेज हो गया ना आगे, क्यों बच्चों, हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या इसी बात को हम एक ढंग से और नहीं लिख सकते? जैसे वोल्टेज का समीकरण है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिए, हमें वोल्टेज को जो है आगे रखना है, फाई कोण कितना रखना है? आगे। तो एक काम कर सकते हैं कि हम अगर धारा को फाई कोण पीछे कर दें तो, ठीक बात तो वही है ना। देखिए धारा को चाहे तो फाई कोण पीछे कर दीजिए तो वोल्टेज फाई कोण आगे हो जाएगा, या फिर वोल्टेज में फाई ऐड कर दीजिए तो ये आपका आगे हो जाएगा। दोनों ही केसेस में देखिए जरा, दोनों ही केसेस में जो है आपका वोल्टेज आगे है। इसमें जो 90 मतलब सॉरी मतलब जो फाई है जो पीछे हो गया ना, तो ये फाई कोण आगे माना जाएगा, इसमें तो फाई वैसे तुमको दिख रहा है आगे, तो ये पीछे ही रहेगा। देखो बात वही लिखी है। अब जरा देखो थोड़ा सा इसका अपन करेंगे क्या बच्चों, इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? देखो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। देखिए जैसे हमने वोल्टेज को माना, मान लीजिए हमने वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना जी, आपका है वोल्टेज। अब आना है धारा को, धारा को जब बनाएंगे तो वोल्टेज को कितना कोण रहना है आगे? फाई कोण आगे रहना है, मतलब धारा रहेगी पीछे। अब तुम बताओ धारा को हम ऊपर बनाए कि नीचे, खुद जरा सोच के बताइए। देखो वोल्टेज को रहना है आगे, धारा को पीछे रहना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज हमने जब बना ही दिया है तो धारा को हम ऊपर नहीं बना सकते। अगर धारा हमने ऊपर बनाई तो धारा पीछे हो जाएगी, तो धारा कहाँ बनेगी बच्चों? नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऐसे जाके ऐसा प्लॉट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो नीचे बना देंगे धारा आई और ये वोल्टेज भी। अब देखिए जरा, यहां पे देखो ये क्या है बच्चों? वी नॉट। और धारा देखो मैक्सिमम कहां पर हो रही है? धारा यहाँ पे मैक्सिमम आई नॉट। देखो यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे आई नॉट, और दोनों के बीच कितना कला कोण है बच्चों? फाई कला कोण, ठीक है ना? इसको समझिए। अब जरा इसी बात को अगर हम प्लॉट करना देखें, इसी बात को देखो, इसको दूसरे तरीके से बनाएं। देखिए अभी हमने जो है मूल बिंदु से बनाया था वोल्टेज को, अब आप मूल बिंदु को कहां, किसको लेकर चले बच्चों? धारा को। जैसे मान लीजिए हमने धारा को ये बना दिया, मूल बिंदु से ये बना दी हमने धारा, ठीक है? लेकिन धारा को तो रहना है पीछे, वोल्टेज को रहना है आगे, और जो आगे रहेगा बच्चों कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। ऊपर से हम इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना? तो ये हो गई धारा, ये हो गया वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा और धारा देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, तो दोनों के बीच ये आई नॉट हो गया, ये हो गया वी नॉट, और दोनों के बीच कितना कोण हो गया बच्चों? फाई, ठीक है ना? पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सा है। तो ये आप लोग आई थिंक सीख चुके होंगे। अब इसके बाद देखो इनका बनाते हैं बच्चों, फेजर बनाते हैं। इसका कला आरेख कैसे बनाओगे? कला आरेख को जरा देखो, समझो पहले। जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज को लिया था मूल बिंदु पर, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वोल्टेज को ले लेते हैं हम एक्स अक्ष पे, ठीक है? वोल्टेज को मैंने ले लिया एक्स अक्ष पे। अब बची धारा। अब धारा को हमें ये देखना है कि धारा आगे है कि पीछे है। जरा देखिए आप, धारा तो पीछे रहनी है। अगर हम पीछे बनाना चाहते हैं तो कोण में हम ऊपर नहीं जाएंगे, अगर ऊपर गए तो कोण बढ़ गया, यानी कि धारा हो जाएगी आगे। और अगर हम नीचे गए, इसका मतलब कोण घट गया,
यानी धारा कैसे हो जाएगी बच्चों, पश्चगामी हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं कि धारा कैसी हो जाए, पश्चगामी हो जाए। तो बताइए, अगर हम वोल्टेज को एक्स अक्ष की लाइन पे मान लें तो धारा जो है हमारी कहाँ आएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी धारा। ये कोण बन गया आपका फाई। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो मूल बिंदु पता ये कौन है, धारा। तो धारा को हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स अक्ष पे। धारा को हम कहा मान लेते हैं, एक्स अक्ष पे। अब बताइए धारा को कहाँ रहना है, आगे के पीछे। धारा को तो हमेशा जो है, धारा को रहना पीछे इस वाले लाइन के हिसाब से। तो वोल्टेज ऊपर बनाएंगे कि नीचे, तो वोल्टेज अग्रगामी है तो कहां बनाओगे बच्चों, ऊपर, ये फाई कोण से। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए आप पहले बहुत अच्छे से। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो अग्रगामी है, और इसी सेंटेंस को अपन ने सॉल्व किया। दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, अपन इसका चित्र बना सकते हैं और इस प्रकार से कला आरेख बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, तो इसको मिटा रहे, मिटा रहे, ठीक है। देखिए, कला समंजस तथा कला आरेख जो है वो हम तीन प्रकार से बनाते हैं। देखो, तीन स्थितियां हो सकती हैं वोल्टेज और धारा के बीच में, आप जानते हो। तीन स्थितियां बनेंगी, या तो वोल्टेज अग्रगामी होगा, धारा पश्चगामी होगी, या फिर धारा अग्रगामी होगी, वोल्टेज पश्चगामी होगा। तीसरा ये हो सकता है कि धारा और वोल्टेज दोनों समान हो, यानी समान कला में हो। तो तीन कंडीशन बन सकती हो। तो बच्चों कितनी कंडीशन, कला समंजस तथा कला आरेख तीन स्थितियों में। तो पहली कंडीशन कि जब वोल्टेज अग्रगामी हो, वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी हो, या इसी बात को आप लिख सकते हो कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी हो। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज, या ऐसा लिख दीजिए, दूसरा आप लिख सकते हैं कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो, या वोल्टेज धारा से कैसा हो बच्चों, पश्चगामी। ठीक है, कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो या फिर वोल्टेज धारा से पश्चगामी हो, एक ही बात है। तीसरा, वोल्टेज तथा धारा समान कला में हो। वोल्टेज तथा धारा कैसे हो बच्चों, समान कला में हो। ठीक है ना, चलिए इस चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी हो। बेटा, वोल्टेज कैसा हो, धारा से अग्रगामी। इसी को हम एक को सॉल्व कर देते हैं, बाकी दूसरा आप लोग खुद कर पाएंगे। देखो, पहली कंडीशन देखो, वोल्टेज धारा से अग्रगामी हो तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, जल्दी बोलो। दो तरीके से। कितने तरीके से बनाओगे, हमारे पास दो तरीके होंगे। ये टी, यहां पे देखो V या I, V या I, दो तरीके से। पहले तो मूल बिंदु पे वोल्टेज को बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे मूल बिंदु पे धारा को बना लो, ठीक है ना। अब वोल्टेज को रहना है अग्रगामी, वोल्टेज को अग्रगामी, धारा कहां हो जाएगी बच्चों, पीछे। धारा ऐसे पीछे पीछे चलेगी, पीछू पीछू, ठीक। वोल्टेज को रहना आगे तो वोल्टेज आ जाएगा ऊपर। बोलो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ इसके समीकरण क्या बनाओगे। वोल्टेज कहां पर है बच्चों, ऊपर है, तो बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला है, तो वोल्टेज अग्रगामी है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देंगे।
तो धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इस वाले में क्या बना देंगे आप कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन धारा क्या बना देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5। इसका कल आरेख कैसे बनाओगे बच्चों, अगर मूल बिंदु पे वोल्टेज ले लें तो वोल्टेज को आगे रहना, तो धारा को कहां कर देंगे पीछे। फाई कोण मूल बिंदु पे अगर हम I को ले लें तो वोल्टेज को रहना आगे, तो वोल्टेज को यहां कर दें। ठीक है ना, एकदम सिंपल है ना। दूसरा वाला केस जो है आप लोग घर से करके आना, ठीक है, उसको मैंने समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। अब बचा तीसरा केस, वोल्टेज तथा धारा समान प्रदान हो। ठीक, तो लोग तीसरे केस को पढ़ते हैं। तीसरे केस को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तीसरे केस को पढ़ते हैं। वोल्टेज तथा धारा कैसे हो आपके समान कला में हो। समान कला में हो मतलब, तो वोल्टेज का समीकरण क्या होगा V नॉट साइन ओमेगा टी और धारा का I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखो वोल्टेज का ये डार्क लाइन मैंने बना दिया वोल्टेज का, और धारा को बनाना है मतलब समान कला में होना चाहिए, तो इसके साथ साथ चलेगी धारा, साथ साथ मतलब एक ही पॉइंट पे जहां V नॉट होगा और उसी लाइन पे I नॉट होगा। यहाँ पे जीरो है तो दोनों जीरो होंगे, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे दोनों कम होंगे। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे जो है वोल्टेज तथा धारा आपके मैक्सिमम होंगे, मिनिमम होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना। अगर इसका हम फेजर बनाना चाहें, इसका कला आरेख, तो कैसे बनाओगे, तो ये लीजिए वोल्टेज को एक्स अक्ष पे और धारा को भी एक्स अक्ष पे बना लें, क्योंकि दोनों की कलांतर सेम है। ठीक है ना, वे दोनों ओमेगा टी समान है ना, तो ये वाला समान कला का आपका ये बन गया है। तो इस वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कला समंजक और कला आरेख हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट जो कि सिंपल था, अब अपन को पढ़ना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या क्या यूज कर सकते हैं ये अपन को पढ़ना है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम तीन चीजों को लगाते हैं। कितने चीजों को लगाते हैं बच्चों, तीन चीजें। सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाते कैसे, देखो ये बन गया आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ये सिंबल जो बना होता है वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का होता है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इस परिपथ में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें देखो हम ये प्रतिरोध लगा सकते हैं बच्चों। क्या लगा सकते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का सिंबल हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का सिंबल होता है ये। ठीक है ना, तो हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध लगा सकते हैं। नंबर 2, हम इसमें जो है बच्चों एक इंडक्टर कॉइल लगा सकते हैं, एक प्रेरक कुंडली। ठीक है, यानी कि प्रेरकत्व को लगा सकते हैं, और प्रेरकत्व का सिंबल आपका ये रहा। ठीक है ना बच्चों, इसकी जगह पे हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। कैपेसिटर यानी संधारित्र लगा सकते हैं। ठीक, तो संधारित्र का सिंबल ये हो गया। ठीक है ना बच्चों, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम प्रतिरोध को भी लगा सकते हैं, और प्रेरकत्व को भी लगा सकते हैं, और धारिता को भी लगा सकते हैं, यानी कैपेसिटर को यानी संधारित्र को लगा सकते हैं। तो तीन डिवाइस हम लगा सकते हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर, तीन चीजें लगा सकते हो। तो तीन चीजों से मिला के हमारे पास तीन सर्किट बनेंगे। कितने बनेंगे, तीन सर्किट, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। तीन परिपथ बने, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। फिर इनका कंबाइंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं,
देखो दो मिला के एक हो जाएगा आपका एल आर परिपथ, एक हो जाएगा एल आर, दूसरा हो जाएगा एल सी और तीसरा हो जाएगा सी आर। ठीक, 3 सर्किट सिंगल वाले, 3 डबल मिला के, तीसरा हो जाएगा आपका कि एल सी आर यानी कि 7। कुल मिला के कितने सर्किट पढ़ने अपन लोगों को बेटा? 7 सर्किट पढ़ने हैं। तो पहले अपन सर्किट के नाम लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल है, जो भी सर्किट पढ़ना है सिर्फ यहां ऐड कर दीजिए, इस वाले ढांचा में ऐड कर दीजिए, बाकी पूरा ढांचा सेम बनेगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट है बच्चों, पहला बनेगा आर सर्किट। सी के टी का अर्थ है सर्किट। पहला बनेगा आर सर्किट, दूसरा बनेगा एल सर्किट, एल सर्किट, तीसरा बनेगा आपका सी सर्किट। ठीक है ना, सी सर्किट। चौथा बनेगा डबल मिला के एल आर सर्किट, और पांचवा बनेगा आपका बच्चों सी आर सर्किट, सी आर सर्किट, और छठवां बनेगा आपका एल सी सर्किट, और सातवां बनेगा आपका एल सी आर सर्किट। ठीक, एल सी आर सर्किट। तो कुल मिला के 7 सर्किट बनेंगे, लेकिन जरा सोचो, हम आर सर्किट को तो बना सकते हैं, लेकिन एल और सी सर्किट को बनाना थोड़ा सा कठिन होगा। ये बनते नहीं, बस मतलब व्यवहारिक में होते नहीं है ये। अब तुम कहो सर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम एल सर्किट को बनाते हैं तो वहां पे ऐसी कॉइल लगाएंगे, और कॉइल में बच्चों क्या होता है? तार का प्रयोग, और तार में प्रतिरोध होता है। मतलब हम बनाते तो एल है लेकिन बन जाता है एल आर, बनाते एल है लेकिन बन क्या जाता है बच्चों? एल आर बन जाता है। सी सर्किट बनाते हैं तो सी मतलब कैपेसिटर में प्लेटें लगाओगे तो प्लेट में प्रतिरोध होगा तो सी के साथ में आर ऐड हो जाएगा, तो आपका एल होता है, एल आर होता है और सी आर होता है। देखो एल सर्किट और सी सर्किट भले ही व्यवहार में नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ना सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे एल सी बनाओगे, जब एल और सी बनाओगे तो प्रतिरोध तार तो लगानी पड़ेगा आपको, तो वो एल सी आर बन जाएगा। मतलब एल सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता, सी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता, एल सी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पढ़ेंगे, इसके दो लाइन पढ़ते हैं। तो फिर बनता है एल सी आर, यानी आर सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी आर सर्किट ही आपकी वास्तविकता में होते हैं। ठीक है, अब रही बात एल सी की, तो एल सी सर्किट को जो है अपने सिलेबस से हटा दिया गया। एल सी सर्किट के जो दोलन वगैरह पढ़ने हैं आपको वो हटा दिए गए हैं, लेकिन एल सी सर्किट का जो है हम सूत्र वगैरह जरूर इनके पढ़ेंगे बोलो। ठीक है ना बच्चों? तो ये 7 सर्किट आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो आइए बनाते हैं पहला सर्किट। तो देखिए पहला सर्किट क्या, जल्दी बोलो? आर सर्किट। तो पहले सर्किट को अपन बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं आर सर्किट या आर परिपथ, या इसको बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। ये 3 नामों से पूछने के लिए आ सकता है। तो आर सर्किट, आर परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध युक्त, यानी प्रतिरोध वाला ही सर्किट है। तो आइए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, इसका सर्किट बना लेते हैं। सर्किट मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसका मूल ढांचा ये होता है। ठीक, यहाँ पे होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहां पे लगा देंगे आप, ये लगा दिया मैंने प्रतिरोध। तो जैसे प्रतिरोध को लगाते हैं तो वोल्टेज तो हमारे पास है, तो ये धारा चली, तो हमें धारा निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो वोल्टेज का समीकरण तो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? धारा। इन सभी सर्किट में हम धारा ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, वोल्टेज तो रहेगा
लेकिन धारा निकालें। तो धारा बताओ, धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी जानते हैं, धारा I बराबर V/R, पढ़ा होगा। इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। I बराबर V की जगह पे हम रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी। देखो V का फॉर्मूला है कि V0 साइन ओमेगा टी, रख दिया बटे में R। अगर इस धारा का हम मैक्सिमम मान निकालें तो साइन का भी मान मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब साइन ओमेगा टी का मान अगर हम 1 रख दें तो यहाँ जो धारा है वो बन जाएगी I मैक्सिमम, यानी कि I0 बन जाएगी। तो I0 बराबर क्या बचेगा बच्चों? V0 बटे में, क्योंकि इसका मान तो 1 रख दिया अपन लोगों ने। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे R ले आइए, तो R बराबर बन जाएगा V0 बटे में I0। ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे V0 बटे R बराबर किसके है? I0 के। तो यहाँ देखो V0 बटे R को हम I0 नहीं रख सकते यहाँ पे, V0 बटे R को I0, तो इसमें रख दीजिए। अतः धारा का समीकरण, धारा का समीकरण क्या बनेगा बच्चों? I बराबर इसकी जगह पे रख देंगे I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I0 साइन ओमेगा टी। अब जरा वोल्टेज को देखिए आप, V0 साइन ओमेगा टी है, और धारा को देखिए I0 साइन ओमेगा टी है। तो क्या इन दोनों में कोई कलांतर है? तो अपन क्या लिखेंगे? नहीं, कलांतर नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे? अतः R परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समान कला में होते हैं। वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। समान कला में इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसको मिटा दें बेटा, इनको हम मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हम मिटा देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा लिखना है। समान कला में है तो उसका बताइए ग्राफ कैसे बनेगा। आप सभी लोग होशियार हो गए, अब तो ग्राफ बना लेंगे ना। ये बना दिया मैंने वोल्टेज, ये बना दिया मैंने वोल्टेज, V या I यहाँ पे टाइम है, ये बना दी मैंने समान कला के लिए धारा। ठीक है ना बच्चों, ये धारा। तो ये समान कला के लिए आपकी धारा बन गई। इसका हम फेजर भी बना सकते हैं। फेजर कैसे बनाओगे बेटा? कि वोल्टेज को भी रख देंगे एक्स अक्ष पे और धारा को भी रख देंगे एक्स अक्ष। ठीक, जिसका फेजर बन गया, ये पूरा आर सर्किट सॉल्व हो गया। इस आर सर्किट में बेटा ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, आर बराबर V0 बटे में I0। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका आर सर्किट हो गया। ठीक, आगे बढ़े। अब आपको पढ़ना है बेटा एल सर्किट। एल सर्किट, आइए एल सर्किट पढ़ते हैं। एल सर्किट बहुत सरल है, आधी तो हमने गली पार कर ली है, बस बच्चों बहुत जल्दी आधी गली होने वाली है पार। ठीक है ना, जल्दी ही निपट जाएगा, मुश्किल से बस 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा। देखिए दूसरा सर्किट जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो दूसरा आपका है एल सर्किट या एल परिपथ या शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। ठीक है ना, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। तो चलिए सबसे पहले इसका वो बनाते हैं अपन लोग, सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनेगा? सबसे पहले इसका मेन डायग्राम, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहां पर हमने लगा दी एक कॉइल, लगा दी एल लगा दिया। ठीक है ना, जैसे कॉइल लगाएंगे धारा यहां से चलेगी, धारा I। देखो वोल्टेज का समीकरण तो अपने पास है, बोलो वोल्टेज का समीकरण क्या बच्चों? V0 साइन ओमेगा टी। क्या नहीं अपने पास? धारा नहीं है।
अब इस कुंडली में धारा कैसे निकालें, क्या कोई आइडिया है आप लोगों के पास? कैसे निकालते थे इसमें धारा? हाँ, इसमें एक निकालते थे, एक सूत्र होता है, देखो बच्चों आपके पास, देखो E बराबर L DI बटे में DT। याद करिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वप्रेरण में फॉर्मूला आता है कि E बराबर L DI बटे में DT। अब कुंडली में जो E होता है वही तो वोल्टेज होता है। बोलो बच्चों, E और V वही बात तो है भाई, वोल्टेज ये भी है, वोल्टेज ये भी है, तो V बराबर L DI बटे DT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो, इस V की जगह पे फॉर्मूला खोल दो। V की जगह पे क्या खोल दो बच्चों? V नॉट साइन ओमेगा टी। V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर L DI बटे में DT। इसके बटे में करके कैसे गुणा कर दीजिए, तो देखो L DI का वन में करेंगे तो हो जाएगा L DI, और DT का इसमें करेंगे तो V नॉट साइन ओमेगा टी और DT। हमें चाहिए धारा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको बटे में ले आएंगे, तो DI बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी DT के बटे में L, क्योंकि गुणा में तो बटे में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों कि DI लिखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? समाकलन। तो समाकलन करने पर, समाकलन करो बेटा, तो समाकलन ये बन जाएगा समाकलन DI, ये बन जाएगा समाकलन V नॉट साइन ओमेगा टी DT बटे में L। कुछ नहीं किया, समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा दिया, समाकलन का यहाँ लगा दिया। देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि समाकलन से अपकलन खत्म हो जाते हैं, समाकलन से D खत्म, हम काट दे रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं काटिएगा, ठीक है? तो बचेगा I। अब I बचा यहाँ पे, यहां से हम बाहर निकाल लेते हैं V नॉट बटे L को, V नॉट बटे L को निकाल लेते हैं बाहर। जैसे V नॉट बटे L को निकाला तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी और DT, ठीक है ना? इसका समाकलन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, वो भी आपको लेक्चर नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा के पार्ट 1 में मैंने सिखाया, तो कैसे लेते हैं इसका समाकलन, तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। देखो बेटा, I बराबर V नॉट बटे L, और साइन ओमेगा टी का होता है बच्चों, कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ गुणा में ओमेगा है तो बटे में आ जाएगा ओमेगा, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ओमेगा को इस तरफ ले आए, I बराबर V नॉट बटे में ये हो जाएगा ओमेगा L, क्या L ओमेगा या ओमेगा L, कोई बात नहीं, इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, जरा इस धारा के समीकरण को देखो, धारा के समीकरण को आपको समझ में आएगा कि देखो ये कॉस में आ गया, धारा का समीकरण कॉस में आ गया, और वोल्टेज का समीकरण देखिए साइन में है कि नहीं? वोल्टेज साइन में है, धारा कॉस में है। जब भाई बात कैसे बनेगी, जब कलांतर निकालते हैं तो दोनों साइन साइन होने चाहिए, या फिर दोनों कॉस कॉस। तो एक काम करते हैं, इस कॉस को बना लेते हैं साइन, ठीक है ना? तो कॉस को साइन कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, इसको तो साइन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है? कॉस को पहले बना दो साइन, क्या बनाओ बच्चों, बोले माइनस का माइनस, कॉस को बनाइए साइन, साइन बन जाएगा, बस 90 रुपए का टैक्स लेगा। कितने रुपए का टैक्स लेगा आपसे, 90 का, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बचपन वाला सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस को तो हमने साइन बना लिया, कॉस को हमने साइन बना लिया, बस 90 रुपए का टैक्स ले लिया, ठीक? अब एक काम करते हैं, इस माइनस का अंदर गुणा करते थे, क्योंकि साइन में माइनस जब अंदर जाता है तो गुणा हो जाता है। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक? तो ये क्या बन जाएगा बताइए, I बराबर V नॉट अपॉन ओमेगा L साइन, तो जे प्लस का हो जाएगा नहीं ओमेगा टी, और जे हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, ठीक है ना? अब जरा देखो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा बेटा। अब जरा देखो हम करेंगे क्या, अब जरा समीकरण को ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि बेटा ये I नॉट हो आपका, देखो इतने वाली वैल्यू को हम I नॉट नहीं रख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, देखो I बराबर ये I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लग रहा, तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं कि धारा का
मैक्सिमम मान, यानी कि आई नॉट बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल, ठीक है ना। अच्छा, इस ओमेगा एल को इस तरफ ले आओ, देखिए ओमेगा एल को इस तरफ ले आओ तो बन जाएगा ओमेगा एल बराबर, ये आई नॉट बटे में तो ये हो जाएगा वी नॉट बटे में आई नॉट, वी नॉट बटे आई नॉट। कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, जल्दी बोलो बेटा, या इसको ऐसा लिख दीजिए वी नॉट बटे में आई नॉट बराबर ओमेगा एल। जरा देखो, कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है। देखो, इसके पहले अपन ने पढ़ा था बच्चों आर सर्किट पढ़ा था, याद करिए आर सर्किट पढ़ा था अपन लोगों ने। तो आर सर्किट में अपन लोगों ने देखा था कि आर बराबर फॉर्मूला निकल के आया था वी नॉट बटे आई नॉट, बोलो निकल के आया था कि नहीं। यानी कि वी नॉट बटे आई नॉट होता है प्रतिरोध, तो वी नॉट बटे आई नॉट को हम प्रतिरोध लिख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस वाले सर्किट में कहीं प्रतिरोध लगा हो तब ना, इसमें तो लगा हुआ है एल, इसमें प्रतिरोध तो नहीं लगा है, प्रतिरोध तो नहीं लगा है, लेकिन ये सूत्र तो प्रतिरोध का ही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रतिरोध तो नहीं लेकिन प्रतिरोध जैसा है, प्रतिरोध तो नहीं है लेकिन कैसा बच्चों, प्रतिरोध जैसा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, क्या हो बच्चों, शुद्ध प्रेरकत्व हो, जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो तो इस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर हम इसको बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रतिरोध तो है लेकिन प्रतिरोध है भी तो नहीं, यहाँ तो लगा है प्रेरकत्व, तो इस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात को हम करते हैं बच्चों एक्सएल से प्रदर्शित। इससे एक्सएल, यानी इसको हटा के हम रख देंगे यहाँ पे रख देंगे कि एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। एक्सएल बराबर बच्चों क्या जाएगा, ओमेगा एल। यहां तक क्लियर सबको, देख लीजिए। ओमेगा का सूत्र भी खोल सकते हो आप, ये 2 पाई एफ है, ठीक है ना बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से करिए। सिंपल सर्किट था ये, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इसमें एक चीज और बनानी है अपन लोगों को, एक चीज और बनानी जो मैं यहाँ पे बना दूंगा। इसका बनाना है आपको आरेख। इसका पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों, देखिए टाइम है यहाँ पे V या I, तो V I में देखिए बेटा वोल्टेज के समीकरण को देखिए, ठीक, और इस वाले समीकरण को देखिए। अच्छा, इस वाले समीकरण से हम धारा का मान निकाल सकते हैं कि I बराबर, इसकी जगह पर रख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2। इस वाले समीकरण को हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो है धारा जो है कितने 90 अंश, यानी पाई बटे 2, पाई बटे 2 अंश से नेगेटिव है ना, तो पश्चगामी हो गई। धारा जो है पश्चगामी कितने अंश, 90 अंश पश्चगामी। तो देखिए जरा, अगर हम इसका चित्र बनाएं, वोल्टेज को अगर हम एक्स अक्ष पे ले जाएं, ठीक है, तो धारा कितने अंश पश्चगामी करनी है आपको, 90 अंश करनी है। कितने अंश पश्चगामी, तो 90 अंश पश्चगामी। 90 अंश पश्चगामी मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक तो बेटा 180 अंश, क्योंकि आधा गोला है। आधा गोला कितने अंश का, 180 अंश का। इसका भी अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 180 पूरी लाइन, आधी 180 की, और यहाँ 90 जोड़ो 270। तो देखो बेटा ये धारा को अपन बनाएंगे पश्चगामी, क्योंकि पश्चगामी आ रहा है ना, तो पश्चगामी के लिए धारा नीचे बनाएंगे और धारा ले जाएंगे इस 90 अंश से ऐसे होते हुए, 90 अंश से इसके 90 अंश से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये भी है, ठीक, क्योंकि धारा को पश्चगामी रखना, तो धारा आ जाएगी नीचे और वोल्टेज रहेगा ऊपर। इसका फेजर बनाए, तो फेजर कैसे बना सकते हो, अगर हमने धारा को बना लिया यहाँ पे एक्स अक्ष पे, ठीक है, एक्स अक्ष पे मान लेते हैं, तो धारा को 90 अंश पीछे रहना है,
धारा को 90 अंश पीछे रहना, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज 90 अंश आगे हो जाएगा। तो वोल्टेज कहां बना देंगे बच्चों अपन लोग? ऊपर बना देंगे। ये हो गया फाई बराबर पाई बटे में 2। ठीक है ना भाई, धारा पीछे है मतलब वोल्टेज आगे। तो वोल्टेज कितने अंश है बेटा? 90 अंश पे, तो मैंने 90 अंश का कोण बना दिया, सीधे 90 अंश से आगे कर दिया इसको। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, चलिए अब आपको पढ़ना है अगला सर्किट। अगला सर्किट कौन सा है? तो देखो यहां से एक चीज निकल के आई, दो चीजों का हम ध्यान रखेंगे, दो चीजें निकल के आई। एक तो आई कि वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है। एल सर्किट में वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है, धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। और इसमें निकल के आया प्रेरकीय प्रतिघात। बच्चों क्या निकल के आया? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, शुद्ध प्रेरकत्व, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व होता है तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा सर्किट अपन को पढ़ना था, सी सर्किट। सी यानी शुद्ध धारिता युक्त, शुद्ध धारिता युक्त परिपथ। तो चलिए बेटा शुद्ध धारिता युक्त थोड़ा सर्किट बनाते हैं पहले। तो सर्किट कैसे बनेगा याद करिए, याद करिए बच्चों, सर्किट कैसे बनेगा? धारिता लगा दीजिए यहां पे। देखिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये धारिता सी लगी। तो धारा यहां से चली, धारा, तो धारा निकालेंगे कैसे बच्चों? ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया, अपन लोग धारा का सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए पहले। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बच्चों? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, धारा का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, dq बटे में dt। पढ़ा होगा सभी लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे धारिता लगी है, तो धारिता के लिए यहाँ पे q बराबर होता है बच्चों cv। q बराबर क्या होता है? cv। धारिता वाले लेसन में आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। तो देखिए बच्चों, I बराबर d बटे में dt, q को हटा के रख देंगे cv। ठीक है ना, तो देखिए I बराबर d अपॉन dt, c का c, भी तो v का फॉर्मूला खोलेंगे। देखो ये v का फॉर्मूला है ना, तो v का फॉर्मूला क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे v का सूत्र खोल दिया अपन, V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, c V0 को बाहर ले आइए, c V0 को बाहर, तो बचेगा d बटे में dt साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का जो अवकलन बेटा d बटे dt को बोलते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन भी मैंने आपको सिखाया है। तो I बराबर सी V0, तो साइन का अवकलन होता है बच्चों cos ओमेगा टी। साइन का अवकलन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का 1। ठीक है, ओमेगा इंटू 1। तो ओमेगा को लाइए बेटा बाहर, तो ओमेगा ले आइए बाहर, तो बन जाएगा I बराबर ओमेगा सी V0, ओमेगा 1, ओमेगा का 1 करें ओमेगा आ जाएगा सी V0 cos ओमेगा टी। ठीक है ना, cos ओमेगा टी तो आ गया, लेकिन जरा देखो धारा cos में आ गई है, वोल्टेज साइन में आ गया है, तो इस cos को साइन बना लो। तो दो तरीके हैं, मैंने बताया था कि कैसे बना सकते हो बताओ। एक बना सकते हो I बराबर ओमेगा सी V0, cos को बना लो साइन, या तो 90 माइनस ओमेगा टी कर लो। देखो 90 माइनस थीटा बराबर भी cos थीटा होता है, और 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। अब मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं बेटा? माइनस करेंगे तो ओमेगा टी को पहले होना चाहिए, ओमेगा टी जो कि बाद में है, तो तुलना करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो हम करते क्या है कि 90 प्लस थीटा कर देते, वो भी आपका cos थीटा ही होता है। तो ये भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी बेटा। ओमेगा टी को अब आगे हो जाएगा थोड़ा सा, देखिए I बराबर ओमेगा सी V0 साइन ओमेगा टी को पहले प्लस पाई बाई 2 को पीछे कर लीजिए। ठीक है ना, देखो अब तुलना करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा देखो, अगर हम मैक्सिमम मान निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I बराबर बच्चों
आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2, यही हो जाएगा कि नहीं? देखो तो आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, यानी कि आई नॉट बराबर आ जाएगा ओमेगा सी बटे में वी नॉट, हो जाएगा कि नहीं? पहले देख क्या करते हैं, मैं आई नॉट बराबर ओमेगा सी भी नॉट। अच्छा इस वी नॉट को इस तरफ ले आइए, आई नॉट बटे वी नॉट ओमेगा सी, इसके बटे में कर दे, इसको उल्टा करिए तो बनेगा बच्चों वी नॉट बटे में आई नॉट बराबर 1 बटे ओमेगा से। अच्छा वी नॉट बटे आई नॉट को जाना पहचाना नहीं लग रहा बच्चों, जाना पहचाना तो ये प्रतिरोध ही आ गया है, लेकिन इसमें कहीं प्रतिरोध नहीं लगा है, तो मतलब ये आपका बना है बेटा प्रतिघात, क्या बना है? वहीं फिर से प्रतिघात बना है, लेकिन किसके कारण? धारिता के कारण, तो इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों? धारितीय प्रतिघात। इसे जो हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हटा के हम लगा देंगे एक्स सी, यानी एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, और एक्स सी का जो मात्रक होता है बच्चों ओम होता है। कितना होता है? ओम। इसका एक सूत्र बना सकते थे अगर आपको बनाना हो, तो 1/ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ सी बन जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो बना लिया अपन लोगों ने, थोड़ा सा इसका आरेख बचा है, आरेख और बना लेते हैं। इसको मिटा के आर के झाड़ू पोछा मार के देखिए, सबसे पहले अपन करते क्या है बेटा, वोल्टेज के समीकरण को देखो, धारा के समीकरण को देखो। वोल्टेज ये रहा आपका और धारा ये रही, तो दिख रहा है ना बेटा, धारा 90 आगे हो गई ना, तो धारा अग्रगामी हो गई। और इसका वो बनाते हैं पहले आरेख, ये अपन ने बना दिया यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है ना। अब धारा अग्रगामी धारा बना दें, कितने अंश पे? 90 अंश पे, तो 90 अंश यहाँ होता है ना, 90 अंश यहाँ होता है, तो 90 अंश धारा को लाओ बेटा यहाँ से यहाँ पे मिलने चाहिए, 90 अंश यहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपकी आ गई है धारा टाइम भी या आई, ये भी आई, ठीक है ना बच्चों। तो 90 अंश आगे कर दिया अपन लोगों ने धारा को, इसका फेजर बनाइए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन लोग, ये बना लिया अपन ने यहाँ पे धारा एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो धारा अग्रगामी रहनी है, धारा अग्रगामी रहेगी तो वोल्टेज रहेगा पश्चगामी, क्योंकि धारा 90 अंश आगे है, तो वोल्टेज 90 अंश पीछे कर दिए, तो वोल्टेज ऊपर बनेगा कि नीचे? नीचे बनेगा बच्चों, ये बन गया वोल्टेज VC, यानी फाई बराबर 90 डिग्री। तो जिसका फेजर बन गया, जिसका तरंग प्रारूप, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा यहां से धारितीय प्रतिघात एक और निकल के आया अपने पास, देखो एक्स एल बराबर आ गया ओमेगा एल, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। अच्छा इस सर्किट में दो बातें निकल के आई, एक तो आया धारितीय प्रतिघात, तो क्या लिखेंगे, जब परिपथ में शुद्ध धारिता हो, जब परिपथ में शुद्ध धारिता हो तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसका सूत्र होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। दूसरी बात, इसमें जो है धारा अग्रगामी होती है, वोल्टेज पश्चगामी। ऐसा कह सकते हो कि वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बस थोड़ा सा काम और बचा आपका मुश्किल से, ठीक। चलो इसको मिटा रहे हैं। चलिए 3 सर्किट हमने पढ़ लिए, अब 3 सर्किट में जो मेन चीजें हैं वो एक साइड में लिख देता हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। सर्दी में जो और बच्चों पुस्तक नहीं ढंग से, ठीक है। अब देखिए जरा, 3 सर्किट हो गए, अब डबल डबल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। देखो हमने देखा कि आर सर्किट में वोल्टेज तथा धारा जो है समान कला में, और एल सर्किट में जो है वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी
और सी सर्किट में वोल्टेज जो है धारा से पश्चगामी, ठीक है ना। आर सर्किट में दोनों समान में है, एस सर्किट में वोल्टेज आगे है और सी सर्किट में वोल्टेज पीछे है, ठीक है ना। तो इन चीजों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अगला सर्किट, जो चौथा आपका सर्किट है बच्चों, वो है एलआर सर्किट या एलआर परिपथ। बीच में या जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों, ठीक है ना। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना, तो सबसे पहले आप सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट बनाना वही बच्चों वाला काम है, बना लेंगे आप पहले सर्किट लगाते हैं। सर्किट लगाया, हाथ दुखने लगा मेरा। ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। देखो दो चीजें लगानी है आपको, लगाना है एक कॉइल और एक रजिस्टर। ये प्रेरक कुंडली L है और ये प्रतिरोध बच्चों क्या है, R है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और छोड़ दी थी आपको कि अगर L परिपथ में अगर हम वोल्टेज निकालेंगे, यानी वोल्टेज ऑफ L, सूत्र तो होता है I इंटू आर, लेकिन इसमें R नहीं होता, तो इसमें होता है I इंटू XL। इसमें VC बराबर I इंटू XC। ठीक, होता तो I इंटू आर है, लेकिन इसमें R तो है ही नहीं, तो R की जगह पे XC काम करता है ना, यहाँ पे R की जगह पे XL काम करता है। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे होता है VR बराबर I इंटू आर, इसमें प्रतिरोध है तो I इंटू आर ही लगाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां से करंट चला, ठीक। अब करंट जाएगा, देखो बच्चों, इसमें जाएगा तो इसमें श्रेणी क्रम है, तो इसमें भी जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ वोल्टेज यहां आएगा, यहां वोल्टेज आएगा वोल्टेज ऑफ L, ठीक। यहां से यहां तक वोल्टेज होगा वोल्टेज ऑफ R, ठीक है ना बच्चों। धारा ही फाइंड आउट करनी है बाद में, तो इस सर्किट को जो थोड़ा सा हम फेजर के द्वारा समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखो, दो चीजें लगी, एक तो L लगा है, एक R लगा है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि L में जो है वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, 90 अंश अग्रगामी। कितने अंश बेटा, 90 अंश। और R में जो है वोल्टेज तथा आपके जो होते हैं वोल्टेज और जो धारा है समान कला में होते हैं। अगर इनका हम फेजर बनाना चाहें, समझो बेटा, तो देखो, तो धारा हमने ले ली एक्स अक्ष पे, यही करते हैं। अच्छा, जो VR होता है भाई, प्रतिरोध में क्या होता है कि धारा वोल्टेज समान होते हैं, तो VR इस तरफ आ जाएगा। बोलो भाई, प्रतिरोध में क्या होता है कि वोल्टेज और धारा समान ही होते हैं। देखो, R में वोल्टेज और धारा समान होते हैं, तो हमने वोल्टेज और धारा को समान ले लिया। लेकिन अब L की बात आई तो L जो है अग्रगामी होगा बेटा, अग्रगामी तो ऊपर जाएगा। कितने अंश अग्रगामी जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। बोलो बच्चों, कितने आएगा, 90 डिग्री जाएगा। और 90 डिग्री पे आपका ये अग्रगामी हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है कि आखिर इन दोनों में कितना वोल्टेज खर्च हुआ और कितनी धारा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, दोनों का परिणाम ही निकालना है। यानी चित्र को ध्यान से देखो, तो लंब दिया, ये आधार दिया, ठीक। इनका परिणाम ही हमको ये निकालना है। मान लीजिए परिणामी क्या बच्चों, V है, और कितने अंश से, फाई कोण से V है। तो ये मान लीजिए कर्ण हो गया एक प्रकार से बच्चों, क्या बन गया, कर्ण। ये है लंब, ये है आधार, ये क्या है, कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, परिणामी विभवांतर कर्ण का वर्ग बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर धन लंब क्या बेटा, VL, और आधार क्या बच्चों, VR, ठीक है ना।
अच्छा VL का फॉर्मूला होता है, देखो VL मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे कि VL बराबर होता है IXL। क्या होता है बच्चों? तो VL का सूत्र खोल देंगे IXL का स्क्वायर, और VR का भी फॉर्मूला लिखा बच्चों, VR बराबर होता है I इंटू R का स्क्वायर। देखिए I का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर और ये XL स्क्वायर, यहाँ पे I स्क्वायर R स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आएगा जल्दी बोलो? दोनों में से कॉमन आएगा I स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा XL स्क्वायर धन R स्क्वायर। इसको बटे में ले आइए तो V स्क्वायर बटे में I स्क्वायर बराबर यहाँ जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, जरा देखो जरा V बटे I आ गया। V बटे I क्या होता है बच्चों? फिर से वही प्रतिरोध है, लेकिन जरा सर्किट में देखो प्रतिरोध तो है ही, साथ में बेटा एक L भी लगा हुआ है। तो अगर V बटे I को हम शुद्ध अगर R मान ले तो इसे मानने में थोड़ी गलती होगी, तो V बटे I को हम यहाँ पे R नहीं मानेंगे। अब ना ही इसको XL मान सकते हैं, L भी लगा है तो XL मानते थे, तो ना तो इसको XL मान सकते हैं ना ही इसको अपन लोग R मान सकते हैं। तो मानेंगे क्या? इस V बटे I को हम यहाँ पे मानते हैं, हम मानते हैं Z यानी कि क्या मानते हैं बच्चों? प्रतिबाधा। क्या मानते हैं? प्रतिबाधा। तो V बटे I बराबर में Z है, तो V स्क्वायर बटा I स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ भेज दो, अंडर रूट बन जाएगा, तो Z बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा आप लोगों से पूछने के लिए आती है। तो Z बराबर XL स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। आप XL का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं बच्चों? XL बराबर ओमेगा L, तो ओमेगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो ओमेगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर हो गया आपका। इसके बाद देखो अपन ने Z निकाल ही लिया है। अब इसमें से पूछता है बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोगों से पूछता है बच्चों कलांतर। क्या पूछता है? कलांतर। कलांतर मतलब ये पूछता है कि वोल्टेज कितने अंश से कला में आगे है या पीछे धारा से। तो यहां से आप कलांतर भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कलांतर के लिए आप फाई निकालेंगे यानी कि tan फाई निकालेंगे। कोण निकालें तो tan फाई का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखो ये है, आधार ये है, यानी कि लंब क्या है बच्चों? लंब है VL और आधार क्या बच्चों? VR। तो VL का सूत्र क्या होता है? VL होता है IXL और इसका होता है I इंटू R, I से I कैंसिल, tan फाई बराबर XL बटे में R, या चाहो तो XL का सूत्र खोल सकते हो ओमेगा L बटे में R। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से आप कलांतर निकाल सकते हो और इसका प्रतिबाधा निकाल सकते हो। यहां से धारा निकल जाएगी, यहां से परिणामी वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना? ले लिया ना? अब आपको पढ़ना है सर्किट नंबर 5। सर्किट नंबर 5, सर्किट नंबर 5 में क्या है बेटा? CR सर्किट है। CR परिपथ है, जब परिपथ में धारिता तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जो समांतर क्रम नहीं है अपने सिलेबस में, सिर्फ श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे C लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? चित्र में क्या लगा दीजिए? C लगा दीजिए, तो यहाँ पे वोल्टेज VC हो जाएगा। क्या दिक्कत है? परिणामी विभवांतर निकालना है अभी, इसके लिए फिगर बना लेंगे। जो क्या दिक्कत है? फिगर कैसे बनाओगे जल्दी बोलो। तो सबसे पहले देखो दो चीजें C और R लगा है, तो C में क्या होता है कि वोल्टेज पश्चगामी होता है और R में समान कला में। तो सबसे पहले x अक्ष पे ले लेंगे धारा को, ठीक है, और VR लगा है तो VR को सेम ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम होते हैं। अब लगा है VC, मतलब C परिपथ में पश्चगामी है वोल्टेज, तो ऊपर ग्राफ जगह के नीचे आप कहेंगे सर जी नीचे, तो ये VC हो गया नीचे। कितने अंश पे? 90 डिग्री पे। हमें इसका परिणामी निकालना है, तो परिणामी बीच में होगा। बीच में कितने अंश से होगा बच्चों? फाई से होगा। ठीक है ना? यहाँ बने, यहाँ होगा फाई।
ठीक है ना। तो चलिए वहीं से मैं परिणामी विभवांतर बराबर कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो भी सी स्क्वायर धन भी आर स्क्वायर आई एक्स सी आई एक्स सी आई एक्स सी एक्स सी, यही प्रतिबाधा, यहाँ भी एक्स सी यहाँ पे हो जाएगा 1 ओमेगा सी। ठीक, कलांतर है वही भी सी अपॉन भी आर आई एक्स सी अपॉन आर, यानी कि एक्स सी अपॉन आर और एक्स सी का सूत्र हो जाएगा 1 ओमेगा सी आर। जल्दी से इसका चित्र बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल था ना, बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन था उसका। ठीक है, अब आओ हम पढ़ते हैं कौन सा सर्किट, सीधा पढ़ते हैं एलसीआर। ठीक है ना, एलसी सर्किट को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि एलसी सर्किट को हटा दिया गया है, तो अपन पढ़ेंगे अब एलसीआर सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो लगाएं, चलो ठीक है। एलसीआर, एलसीआर परिपथ, जब परिपथ में प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हो, तो तीन चीजें बढ़ा दो इसमें, एक चीज बढ़ा दो, चलो एक चीज बढ़ा दो इसमें, एक कॉइल बढ़ा दो इसमें से, लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया आर ए एल, तो यहाँ का वोल्टेज होगा वी एल। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो इसका पहले फेजर बना लेते हैं। अब इसका फेजर बनाते हैं, इसका फेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम धारा को कहां रख लेंगे बच्चों, बोलो धारा कहां जाएगी, एक्स अक्ष पे धारा के साथ, देखो वी आर भी आएगा। ठीक, एल में अग्रगामी 90 डिग्री, तो वी एल है ना इसमें, वी एल जाएगा बेटा 90 डिग्री अग्रगामी, सी भी लगा तो वी सी बेटा 90 डिग्री पश्चिमगामी। ठीक, अब हमारे पास तीन चीजें लगी हैं, वी एल वी सी और वी आर। कैसे निकालेंगे इनका परिणाम, तीन का परिणाम निकालने में कठिनाई होगी, लेकिन जरा ध्यान से देखो, वी एल और वी सी आपको दिख रहे होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये होगा क्या कि वी एल खींचेगा वी सी को और वी सी खींचेगा वी एल को, यानी दोनों में से एक कोई बड़ा होगा, पक्की बात है। हो भी सकता है कि बराबर भी हो जाए, बराबर भी हो सकता है, लेकिन बराबर वाला केस थोड़ा अलग है। हम मान लेते हैं कि वी एल बड़ा है, वी सी कम है, तो एक अगर दोनों का परिणाम ही निकालें तो ये जगह भारी हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि वी एल जो है बड़ा है किससे, वी सी। तो वी एल क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा, यहाँ पे दोनों का परिणामी आएगा बच्चों, वो आएगा वी एल माइनस वी सी। कितना आएगा, वी एल माइनस वी सी। अब हमारे पास जो झंझट थी ना तीन की, तो अब ये दोनों खत्म हो गए, अब ये वाला बच्चा वी एल माइनस वी सी, तो वी एल माइनस वी सी का वी आर से परिणामी निकाल सकते हैं। तो परिणामी के लिए यहाँ पे एक विकर्ण मान लेंगे, कितने कोण पर बच्चों, फाई कोण पर, बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो परिणामी विभवांतर कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब क्या हो गया वी एल माइनस वी सी, और आधार क्या है बच्चों, वी आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही सूत्र खोल दीजिए यहाँ से, बोलो वी एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई एक्स एल, वी सी का आई एक्स सी, वी आर का आई इंटू आर। देखिए दोनों से कॉमन लेते हैं आई, जब हम आई बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आई नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या निकलेगा बाहर, आई स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एल, यहाँ पे एक्स सी, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो दोनों में से कॉमन लीजिए बच्चों आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आई स्क्वायर गया तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, इस तरफ बटे में आ जाएगा, वी स्क्वायर बटे में आई स्क्वायर
एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और धन आर स्क्वायर। अब भी बटे आई को आप समझ गए होंगे कि भी बटे आई क्या होता है बच्चों, जेड। तो जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर धन स्क्वायर को इस तरफ लिया तो बचेगा बच्चों अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर धन आर स्क्वायर। ये प्रतिबाधा भी आप कलांतर निकाल सकते हो, तो बताइए कलांतर कैसे निकाल पाएंगे आप लोग। कलांतर के लिए tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब ये हो गया आपका VL माइनस VC, आधार हो गया VR। सूत्र खोल देंगे, VL का IXL माइनस IXC बटे में IR, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा I, तो यहाँ जाएगा XL माइनस XC अपॉन IR, तो I से I कैंसिल, tan फाई बराबर क्या बन जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सिंपल है बेटा ये। तो प्रतिबाधा ऐसे निकालते हैं इससे, और कलांतर अपन फाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल से सूत्र थे, और यहाँ से परिणामी विभवांतर ही निकल के जाएगा। ये 3 सूत्र निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए हमने सभी प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों को पढ़ लिया। अब हमारे पास बता बच्चों वैद्युत अनुनाद, क्या बचा बच्चों, वैद्युत अनुनाद। तो वैद्युत अनुनाद है क्या, चला इसको समझते हैं। बच्चों टॉपिक बड़ा है तो समझाने में भी टाइम लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी समझा दूं, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है बच्चों, तो समझ सकते हो चैप्टर बड़ा है ये। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के। मैं आपके लिए अभी रात में 11:15 हो गया है बच्चों, फिर भी लगा हुआ हूं, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा बच्चों। वैद्युत अनुनाद देखिए, वैद्युत अनुनाद इसको बोलते हैं रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। तो वैद्युत अनुनाद क्या होता है। अच्छा देखो, हमने एक LCR परिपथ में एक सूत्र पढ़ा, Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर धन R स्क्वायर। अगर XL का मान XC के बराबर हो जाए, XL का मान अगर XC के बराबर होगा तो होगा क्या बच्चों, देखो Z बराबर इसकी जगह पे XL माइनस XL की जगह पे XC माइनस XC का स्क्वायर धन R स्क्वायर। XC में से X जाएगा 0 स्क्वायर, यानी कि Z बराबर अंडर रूट 0 स्क्वायर धन R स्क्वायर, यानी Z बराबर हो गया बच्चों सिर्फ अंडर रूट R स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी Z बराबर में R। अगर XL किसके बराबर हो जाए बच्चों, XC के बराबर होता है, तो यहाँ जो प्रतिबाधा है इस समय पे मैक्सिमम निकल के आती है, मैक्सिमम के मिनिमम, सॉरी मिनिमम निकल के आती है। ठीक है, जब LCR परिपथ में XL और XC के मान बराबर हो जाते हैं, तो इस परिपथ में जो Z का मान है बच्चों मिनिमम आ जाता है, यानी कि सबसे कम प्राप्त होता है। जब Z का मान मिनिमम, तो देखो Z का सूत्र होता है Z बराबर V बटे में I। जब Z मिनिमम होगा तो धारा का मान कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम। प्रतिबाधा मिनिमम होगी तो धारा कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में XL और XC बराबर हो जाते हैं, तो उस अवस्था में प्रतिबाधा सबसे न्यूनतम हो जाती है और धारा का मान अधिकतम हो जाता है। बस इसी स्थिति को हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो वैद्युत अनुनाद क्या है, क्या लिखेंगे आप, जब किसी LCR परिपथ में या जब किसी परिपथ में XL XC के बराबर हो जाए तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम या फिर धारा का मान मैक्सिमम होता है, और ऐसी स्थिति में जो हमारा परिपथ है वो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में आ जाता है। तो वैद्युत अनुनाद,
अब इससे पूछे आवश्यक शर्त क्या है, तो क्या लिख देंगे कि प्रतिबाधा किसके बराबर होने चाहिए, प्रतिरोध के बराबर। प्रतिबाधा किसके बराबर होनी चाहिए, या तो प्रतिरोध के बराबर या फिर XL किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, XC के बराबर। ठीक, तो आवश्यक शर्त में आप यहां से नोट कर देना, आवश्यक शर्त लिख देना यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या लिख देंगे, जो मैंने आपको अभी बता दी। क्या लिख देंगे डेफिनेशन, कि जब किसी परिपथ में या LCR परिपथ में XL XC के बराबर होता है तो उस स्थिति में प्रतिबाधा का मान सबसे कम और धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। इसी अवस्था को वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहते हैं। और आवश्यक शर्त यहां से लेकर यहां तक नोट कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब हमको क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति। इसको मिटा दें बच्चों, ठीक। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। देखो अनुनादी आवृत्ति बेटा, क्या इसको ओमेगा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो अनुनादी आवृत्ति कब आएगी, जब हमारा परिपथ वैद्युत अनुनाद की स्थिति में हो। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि XL बराबर किसकी होती है, XC के बराबर। और XL का फार्मूला हम सभी जानते हैं बच्चों, ओमेगा L, और XC का 1 में ओमेगा से। अच्छा, इस ओमेगा को इस तरफ लाओ, L को इस तरफ ले आओ। ओमेगा जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, L इस तरफ आएगा तो 1 में LC, स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो बन जाएगा अंडर रूट 1/LC, यानी ओमेगा बराबर 1 में अंडर रूट LC। इसी ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है ना बच्चों। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। तो अपन ने अनुनादी आवृत्ति, अच्छा इसको ओमेगा या ओमेगा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आपके 3 टॉपिक और बचे हैं आपके, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय, मिटा रहे हैं इसे, ठीक। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय, ठीक है बच्चों। शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। तो सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को हम शक्ति क्षय कहते हैं। लेकिन हमें निकालना है बच्चों औसत शक्ति क्षय। वैसे तो इसमें हेडिंग होनी चाहिए औसत शक्ति क्षय। तो आओ औसत शक्ति क्षय निकालते हैं अपन लोग। तो शक्ति क्षय के लिए वोल्टेज चाहिए और धारा चाहिए। तो बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V0 साइन ओमेगा टी, और धारा बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व करेंगे, जनरली से एक आंसर आ जाएगा अपने पास। तो एक काम करते हैं, जनरल सा सर्किट मान लेते हैं, हम किसी को मान लेते हैं, आगे मान लेते हैं। चलो हमने मान लिया वोल्टेज, एक रेंडमली हमने इसको मान लिया। आप इसको भी 5 लगा सकते थे, -5 भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जरा समझिए बेटा, बहुत सिंपल है। हम लगाते हैं शक्ति क्षय, यानी कि P बार बराबर, या P लिख देना कि P बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, V इंटू आई। तो V की जगह पे हम क्या रखेंगे, V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, आई की जगह पे I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला हमने मान लिया और इसका मान लिया अपन ने ये, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो कि I0 को इसके साथ बना लो, यानी P बराबर में V0 इंटू I0, V0 इंटू I0। अब क्या बचा,
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओ भैया, इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा जरा ध्यान से देखो बच्चों, वी नॉट इंटू आई नॉट, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जिसको नहीं आता है आराम से सीख सकता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ए इसको बी मान ले, तो सूत्र क्या होता है बच्चों कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना बच्चों। तो साइन ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह पे फाइव, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा बाहर क्या है आपका साइन ओमेगा टी। अच्छा साइन ओमेगा टी का अंदर गुणा कर दीजिए, देखिए बच्चों P बराबर वी नॉट आई नॉट। देखिए साइन ओमेगा टी का इसमें गुणा करेंगे, साइन ओमेगा टी का इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉज फाइव। साइन का इसमें गुणा किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉज फाइव, प्लस साइन का इसमें करिए बेटा तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉज ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। साइन ओमेगा टी का इसमें करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि साइन टू थीटा बराबर होता है साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि साइन टू थीटा के बटे में ले आओ दो, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अच्छा थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी रख सकते हैं, अगर थीटा का मान ओमेगा टी रखें तो ये क्या बन जाएगा बताइए, साइन टू ओमेगा टी बटे में दो बराबर साइन थीटा की जगह ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो जरा देखो सेम कंडीशन देखो, इस वाली कंडीशन को हम ये नहीं लिख सकते क्या, ये मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स खोल के रख दिया, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे बन जाएगा P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। इन दोनों को हटा के हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी पूरे के बटे दो इंटू साइन फाइव। लेकिन हमें निकालना है औसत शक्ति छवि, क्या निकालना बच्चों औसत। तो हम क्या करेंगे इनका निकालेंगे औसत, तो हम लिखेंगे औसत शक्ति छः, तो लगा देंगे कि P पे बार, देखो जिन जिन का औसत होगा उनकी खोपड़ी पे बार लग जाएगा। देखो P बार बराबर वी नॉट आई नॉट, यहां देखो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके खोपड़ी पे लगा देंगे बार क्योंकि इसका होगा, यहां देखो साइन टू ओमेगा टी, इसकी खोपड़ी पे बार लगा देंगे इंटू टू बटे में टू इंटू साइन फाइव। अब देखिए बच्चों मैंने आपको औसत निकालना बताया था, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत आया था वहां पे याद करिए हमने आपको निकलवाया था, जब हम आई स्क्वायर का वो औसत निकालते थे तो क्या आया था बच्चों आई स्क्वायर बटे में दो। अच्छा आई स्क्वायर को अगर हम वन मान लें तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों वन बाई टू, ठीक, कितना आ जाएगा वन बाई टू। हमने आपको ये भी निकालना बताया था बच्चों कि साइन ओमेगा टी, याद करो बच्चों कि जब हम आई का बार निकाल रहे थे आई का औसत तो कितना आ रहा था जीरो, मतलब आई के फॉर्मूले में क्या था आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर हम इसका औसत ले रहे थे बच्चों कितना आ रहा था बच्चों जीरो आ रहा था। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं, देखो कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका औसत आएगा एक बटे दो, और जो साइन टू ओमेगा टी है उसका औसत आएगा जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है वहां पे रख देंगे वन बाई टू,
रख देंगे, तो रखो सूत्र में। तो देखो पी बार बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर रख दें 1/2। देखो वी नॉट आई नॉट, इसकी जगह 1/2 इंटू कॉच फाई प्लस इसकी जगह पे 0, भाई साइन 2 ओमेगा टी का बाद 0, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0। इसमें गुणा करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा पी बार बराबर वी नॉट आई नॉट इंटू 1/2 कॉस फाई। अच्छा 2 को हम √2 लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत किसी को? देखो वी नॉट बटे √2 और आई नॉट बटे √2 इंटू कॉस फाई। क्योंकि देखो इस 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुणे √2। इस 2 के पास 2 अंडर होते हैं, किसी भी संख्या में 2 अंडर होते हैं, तो इसको हमने एक अंडर दे दिया, एक इसको अंडर दे दिया। अच्छा देखो बेटा, ये किसी का फॉर्मूला है, याद करो बच्चों किसका है, ये तो भी RMS का है, और ये बच्चों किसका है, IRMS का है इंटू कॉस फाई। तो ये आपके पास किसी भी परिपथ में औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है कि पी बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है ना, इसको बेटा नोट कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं समझ में आता तो बेटा दोबारा रिपीट करो, नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट करो, रिपीट कर करके देखो बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जल्दी करिए, इसमें बस सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, जल्दी इसको मिटाते हैं, लंबी क्लास हो गई बेटा आपकी। शक्ति क्षय। अब देखिए सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा, मैं इसी को यहाँ पे समझा, शक्ति गुणांक। अच्छा शक्ति गुणांक को पूरा कॉस फाई बोलते हैं। तो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा, आर को बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि कॉस फाई बराबर R बटे में Z। किसी भी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक को ही कॉस फाई, पूरा कॉस फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, शक्ति गुणांक क्लियर है ना। तो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। अब बचा आपका ट्रांसफार्मर बच्चों, क्या बचा, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मैंने इसी चैनल में एक अलग से बढ़िया सा वीडियो बनाया है, और उसमें प्रैक्टिकल में जो जो क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल के तौर पे भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया है, तो इस वीडियो को बेटा यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में बनाया है। आप समझ सकते हो कि पहले में भी मुझे कम से कम 2 घंटे लगे थे, इसमें भी कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास है, तो समझ जाइए कि बड़ा चैप्टर है। तो इसको अच्छे से मेहनत करके रिपीट कर करके पढ़िए बच्चों। जहां जो समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो मैं उस समस्या को आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो अपना प्यार इसी तरह से बनाते रहें, और GMD ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि हम मोटिव हो सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएं एग्जाम के लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।